नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज रेपस्वाल और आज की कहानी की शुरुआत होती है केरल के पूजा जिला से, जिसको कि एलेप्पी के नाम से भी जाना जाता है। 22 जनवरी 1984 की सुबह सुबह लगभग 4 बजे के आसपास एक आदमी अपनी कर से अल्प पूजा जिला में ही मावेलिकारा से चैंगन्नूर की तरफ जा रहा था। जैसे उसकी कर पूनम में ब्रिज के ऊपर पहुंची तो उसने देखा कि वहां से थोड़ी दूरी पर सड़क किनारे धन के खेत में कर में आग लगी हुई है। वो तुरंत अपनी कर से नीचे उतरा और उसे खेत के पास रही एक आदमी जिसका नाम राधा कृष्णन आश्रित था उसके घर पर गया और उसे जगह कर उसे कर में लगी आग के बड़े में बताया। उसके बाद जब वो दोनों उसे कर के और करीब गए तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि कर की ड्राइविंग सीट पर एक आदमी भी मौजूद था जो कि बहुत ही बुरी तरह जल चुका था। कर के अंदर जाली हुई लाश देखने के बाद राधा कृष्णा पहुंचता है और पुलिस को इस घटना की जानकारी देता है। जानकारी मिलते हैं केरल पुलिस फौरन अलर्ट होती है और तुरंत मौका है वारदात पर पहुंचती है। जोकर उसे खेत में जल रही थी, उसका नंबर तक ब्लैक कलर की एम्बेसडर थी। थोड़ी देर बाद ही सुबह 5:30 के आसपास चेन्नूर के उसे वक्त डीवाईएसपी यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पीएम हरिदास भी वहां पहुंच गए। तब तक वहां काफी भीड़ गई चुकी थी और कर जो है वो अभी भी जल ही रही थी। हर किसी तरह आग को बुझाया गया और जाली हुई लाश को बाहर निकाला गया। अब जो सबसे पहले चीज थी वो थी लास्ट करना, मगर जो लास्ट कर से बाहर निकाल गई वो इतनी बुरी तरह से जल चुकी थी कि उसे पहचानपन भी मुश्किल था। जो इकलौती चीज उसे क्लास से बरामद हुई वो तो उसका आधा जल हुआ अंडरवियर, जो कि पुलिस सबूत के तौर पर जमा कर लिया। पर इसके अलावा लास्ट के पास से या गाड़ी के अंदर से ऐसी कोई भी चीज बनाना नहीं हुई जिससे उसे क्लास की पहचान हो सके। मगर तभी भीड़ में से एक आदमी ने पुलिस का कम आसन कर दिया। उसने बताया कि ये कल रंग की एम्बेसडर कर एनआरआई सुकुमार ग्रुप की है, जो कि कुछ दोनों पहले ही आपने गांव लौटा था और उसका गांव यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर के हिसाब से लाश की कद काठी और उम्र भी सुकुमार ग्रुप से मैच हो रही थी, जिसे देखकर ये बहुत हद तक गह रहा था कि करने वाला शख्स सुकुमार ही है। पुलिस फौरन एक टीम सुकुमार ग्रुप के घर भेजती है और उन्हें इस घटना की जानकारी देती है और इधर पुलिस अपनी ताप्ती इसको आगे बढ़नी है। पहले नजर में तो यह एक्सीडेंट का मामला लगा। पुलिस को लगा कि शायद तेज रफ्तार की वजह से कर का बैलेंस भी कट गया और उसका एक्सीडेंट हो गया। मगर जब डीआईएसपी हरिदास ने कर के आसपास के एरिया की जांच की तो उन्हें कुछ शक हुआ, क्योंकि उन्हें घर से थोड़ी दूर ही धन के खेत के अंदर एक माचिस की डिब्बी, एक रबर का दस्ताना और एक जोड़ी चप्पल भी मिला। इसके अलावा उसे खेत के बीच में से किसी के पर के निशान भी मिले। ऐसा गा रहा था जैसे कोई खेत के बीच में से होकर वहां से भाग हो, और जहां यह पर के निशान मिले वहां की घास भी थोड़ी गली थी और उसे घास में से पेट्रोल की स्मेल भी ए रही थी। तो जब यह सब चीज हरिदास की नजर में आई तो उन्हें डाउट हुआ कि मामला कुछ गड़बड़ है। थोड़ी देर बाद ही पुलिस की फॉरेंसिक टीम भी वहां पहुंच गए, जिसके बाद उन्होंने वही खेत के किनारे लाश का पोस्टमार्टम किया और जो चीज है पोस्टमार्टम में सामने आई उसने डिवाइस के शक को यकीन में बादल दिया। उसे लाश के पूरे शरीर पर जलने से पहले पेट्रोल बिखरा हुआ था, जिससे यह साफ पता चल रहा था कि कर का एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है, क्योंकि अगर कर का एक्सीडेंट होता और बाएं जान अगर कर का पेट्रोल बिखरता भी तो भी वो पेट्रोल करके ही ऊपर या नीचे गिरता ना, कि कर की ड्राइविंग सीट पर बैठे इंसान के शरीर पर। दूसरा कि जब लास्ट के फेफड़े की जांच की गई तो उसकी सांस की नाली में कोई धुएं हैं, उसके निशान वगैरह नहीं मिले। जबकि अगर एक जिंदा इंसान जलती हुई कर में है तो जाहिर सी बात है कि जब तक वो जिंदा रहेगा और सांस भी जरूर लगा और सांस के जारी उसके फेफड़े में जाएगा, पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिला। इसका मतलब साफ था कि जो लास्ट उसे कर से मिली उसकी मौत कर में आग लगे से पहले ही हो चुकी थी। तीसरा कि जब लास्ट के पेट की जांच की गई तो उसके पेट से शराब के साथ साथ इथाइल अल्कोहल भी मिला, जो कि एक जहरीला केमिकल होता है और अक्सर मैरिज को बेहोश करने के तौर पर दिया जाता है। इसके अलावा कर का दरवाजा था वह अंदर या बाहर से लॉक नहीं था, पर बावजूद इसके सुकुमारक रूप कर से बाहर नहीं आया, जबकि एक करने वाला इंसान किसी भी तरह खुद को बचाने की कोशिश करता है। सारी चीज देखने के बाद ये साफ हो गया था किसको तुम्हारा क्रूप को पहले कहानी और इथाइल अल्कोहल देकर मारा गया और फिर उसकी लाश को यहाँ गाड़ी में बिठाकर पेट्रोल डालकर जल दिया गया। तो ये मामला जो कुछ डर पहले एक्सीडेंट का गढ़ रहा था वो अब एक मर्डर कैसे में बादल चुका था। मगर अब भी कई ऐसे सवाल थे जो डिवाइस पर हरदास को परेशान कर रहे थे, जैसे कि क्या एक एनआरआई जो पिछले कई सालों से आबू धाबी में अच्छी खासी पोस्ट पर हो और अच्छी सैलरी भी ले रहा हो, जो अपने रहने के लिए अल पूजा के वंदना में एक आलिशान घर बावा रहा हूँ
और जो पूरे गांव में अपनी आलीशान लाइफ के लिए मशहूर हो, उसके लास्ट से न तो कोई घड़ी मिली न कोई अंगूठी, और यहाँ तक कि लास्ट में कोई जूता भी नहीं पहन रखा था। जो इकलौती चीज उसे बरामद हुई वह तो उसका आधा जल हुआ अंडरवियर, और वो अंडरवियर भी बहुत ही लो क्वालिटी का था, जो कि एनआरआई ग्रुप के प्रोफाइल से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा था। इसी बीच सुकुमारक रूप के घर वाले भी वहां पहुंच गए, और क्योंकि इलाज का पोस्टमार्टम हो चुका था, इसीलिए वो लोग अंतिम संस्कार के लिए सुकुमारक रूप की बॉडी की मांग करने लगे। पर क्योंकि डिवाइस पर 100% कंफर्म नहीं था कि करने वाला शख्स ग्रुप ही है, इसलिए उन्होंने बॉडी शोपने के लिए उनके सामने एक शर्ट रखी, और वो शर्ट ये थी कि वो बॉडी को जलाएंगे नहीं बल्कि दफनाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि बाद में एविडेंस के लिए बॉडी की जरूर पड़े। घर वाले शर्ट को मान जाते हैं, इसीलिए बॉडी उन्हें सौंप दी जाती है, और फिर इस दिन यानी 22 जनवरी 1984 की दोपहर तक वो लोग की बॉडी को सारे रीति रिवाज के बाद जमीन में दफना देते हैं। इधर डिवाइस पर क्या करते हैं कि इस दिन 2 पुलिस वालों को शादी वर्दी में नजर रखने के लिए स्मिता भवन भेज देते हैं, जहां से कुमार ग्रुप का साड़ू भाई यानी सुकम की पत्नी की बहन का पति, जिसका नाम भास्कर पिल्लई था, वह और उसकी पत्नी करती थी। डिवाइस पर दास ने पुलिस वालों को स्मिता भवन इसलिए भेजो क्योंकि सुकुमार रूप जब भी आबू ढाबी से अपने गांव लौटता था तो वह अपने घर की बजाय स्मिता भवन में ही रुकता था। और डिवाइस भी हरिदास का यह फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ, क्योंकि जो 2 पुलिस वाले शादी वर्दी में वहां पहुंचे, उन्होंने जब उसे घर का माहौल देखा तो उन्हें बहुत ही अजीब लगा। उन्होंने देखा कि उसे घर में कोई भी दुखी नहीं था और सभी हंसी खुशी बात कर रहे थे। इसके अलावा इस दिन भास्कर पिल्ले की पत्नी ने लंच में चिकन भी बनाया था, जबकि उन दोनों केरल में चिकन इसके घर बना करता था जहां कोई खुशी का माहौल हो। पर जी घर में आज सुबह ही इतना बड़ा हादसा हुआ हो, बावजूद उसके उसे घर में इस दिन चिकन का बनना उसे वक्त के कलर के हिसाब से बहुत ही अटपटा था, और यह चीज पुलिस के कान खड़े कर देती है। इसके बाद जब वो पुलिस वाले हैं सारी बात डिवाइस भी हरिदास को बताते हैं, तो वो इस दिन भास्कर पिल्ले को पूछताछ करने के लिए मावली लेकर पुलिस स्टेशन बुला लेते हैं। इसके बाद जब भास्कर पिल्लई पुलिस स्टेशन पहुंच तो पुलिस ने सबसे पहले उससे उसकी राय पूछी कि उसे क्या लगता है सुकुमारक रूप का मर्डर किसने किया होगा। तो बताता है कि सुकुमारक रूप के आबू ढाबी में बहुत सारे दुश्मन बन गए थे और उसे लगता है कि उन्हें में से किसी ने ग्रुप की हत्या की है। जब भास्कर पिल्लई पुलिस को ये कहानी सुना रहा था तभी अचानक से डिवाइस भी हरिदास का ध्यान उसके कपड़ों पर जाता है। वो देखते हैं कि उसने एक नई व्हाइट कलर की फूल बाजू की शर्ट पहन रखी है, जिसके बाजू के बटन भी बैंड थे, जो कि 80 के जमाने में केरल के अंदर आम नहीं था। लोग उसे वक्त फूल बाजू की 80 के जमाने में केरल के अंदर आम नहीं था। लोग उसे वक्त फूल बाजू की शर्ट तभी पहने करते थे जब उन्हें किसी शादी या फंक्शन वगैरह में जाना होता था। डिवाइस भी हरदास को यह चीज बहुत ही अजीब लगती है, इसलिए वो भास्कर पिल्लई से बाजू के बटन खोलने के लिए कहते हैं, जिसे सुनते ही भास्कर चौंक जाता है। पहले तो थोड़ी नानू करता है तो बेईमान अपने बाजू के बटन खोलना है और अपनी बाजू ऊपर करता है। उसने जैसे ही अपनी शर्ट की बाजू ऊपर की तो पुलिस ने देखा कि उसके कोहनी के पास की स्क्रीन जाली हुई है और यह निशान ज्यादा पुराने भी नहीं कर रहे थे। इसके बाद जब पुलिस ने उसके कोहनी के जलने का कारण पूछा तो वो कहता है कि क्योंकि इस वक्त जनवरी चल रही है और ठंड का महीना है, इसीलिए जब वो आज सेक रहा था तो गलती से जल हुआ कोयला उसकी कोहनी बार गिर गया। पर डिवाइस भी हरदास को उसकी इस बात पर यकीन नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने पुलिस वालों को भास्कर पिल्ले के पूरे शरीर की अच्छे से जांच करने को कहा। और जब पुलिस ने उसकी अच्छे से जांच की तो पता चला कि कोहनी के अलावा उसका पर और थोड़ा बहुत चेहरा भी जल हुआ है। इस बार भास्कर पिल्ले ने एक नया बहन बनाया और कहा कि जब वो नहाने के लिए पानी गम कर रहा था तो गलती से ग्राम पानी उसके ऊपर गिर गया। भास्कर पिल्लई जो है वो बार बार अपनी बात बदल रहा था, इसीलिए डिवाइस पर हरदास ने पुलिस का तरीके से पूछताछ करनी शुरू की। और जब उसे 27 से पूछताछ की गई तो उसने पुलिस को एक नई कहानी सुनी। उसने कहा उसे भी अपने साथ कम करने के लिए आबू ढाबी ले गया था, मगर वहां ले जाकर ग्रुप में उसके साथ धोखा किया, पर कभी उसके पैसे नहीं दिए। धीरे धीरे वह ग्रुप से नफरत करने लगा और उसने उससे बदला लेने का फैसला कर लिया। इसलिए कुमार ग्रुप अपने गांव आया तो उसने उसे जान से मार दिया और फिर उसकी लाश को कल करो ब्रिज के पास धन की खेत में ले जाकर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। भास्कर पिल्ले के इस काबुल नाम के बाद डीवाईएसपी हरिदास और उनकी टीम इस शाम सबूत की तलाश में सीधे उसके घर स्मिता भवन पहुंच गई। लेकिन पुलिस जैसे ही वहां पहुंची तो यह मर्डर मिस्ट्री और भी गहरा गई,
क्योंकि पुलिस को स्मिता भवन के पीछे जो बाथरूम था उसके अंदर से कुछ जेल हुए इंसानी बाल मिले। पुलिस ने उन बालों को जांच के लिए फॉरेंसिक टीम के पास भेज दिया, मगर एक दूसरी चीज जिसने डिवाइस हरदास का ध्यान खींच बहुत ही उसे घर के अंदर खड़ी एक नई नवली व्हाइट कलर की एम्बेसडर कर, जिसका नंबर था KLA 595। जब पुलिस ने इसके बड़े में पूछताछ की तो पता चला कि ये कर भी सुकुमारक रूप की ही है और वो अक्सर जब भी आबू धाबी से यहाँ लौटता है तो वो इसी कर का इस्तेमाल करता है। पुलिस उसे कर को भी अपने कब्जे में लेती है, मगर इसने कर ने इस कैसे के अंदर एक और सवाल जोड़ दिया। किशोर कुमार ग्रुप जो पूरे गांव में अपनी आलीशान लाइफ का बखान करता था, वो आखिर अपनी नई नवली कर को घर पर यूं ही खड़ी करके एक पुरानी कर में क्यों घूमेगी। पुलिस का वह बिल्कुल ठीक निकाला और अगले ही दिन यानी 23 जनवरी 1984 को पुलिस के पास सुकुमार रूप के एक दूर के रिश्तेदार का फोन आया, जिसमें उसने एक नया खुलासा किया और बताया कि सुकुमारक रूप जिंदा है। उसने बताया कि पिछले दिन यानी 22 जनवरी 1984 को जब करो कि घर वाले उसे दफनाकर वापस लौटे तो इस वक्त सुकुमार रूप का ड्राइवर जिसका नाम था वह रूप की व्हाइट कलर की एम्बेसडर जिसका नंबर के वहां पहुंच उसने कहा कि लोगों ने जैसे करने के लिए उसे पर टूट पड़े, क्योंकि उन्हें शक था कि ग्रुप की हत्या में इसका हाथ है। मगर किसी तरह ग्रुप के परिवार के एक मेंबर ने उसे उन लोगों से बचाया, जिसके बाद उसने खुलासा किया कि ग्रुप जिंदा है और इसने उसे खबर देने के लिए यहाँ है। जबरू के घर वालों ने उससे पूछा कि अगर ग्रुप जिंदा है तो जो मारा है वह कौन है, तो उसने बताया कि पिछली रात जब वह ग्रुप गाड़ी से घर लौट रहे थे तो गलती से उनसे एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, इसलिए उन्होंने उसकी लाश को उसे ब्लैक कलर की पुरानी एम्बेसडर में डालकर जल दिया। इसके बाद जब उससे पूछा गया कि अभी फिलहाल ग्रुप कहाँ है तो उसने बताया कि गाड़ी में आग लगाने के बाद वो दोनों इस सुबह सीधे यहाँ से 70 किलोमीटर दूर अलावा के लिए निकाल गए थे और वहां पहुंचकर उन दोनों ने अलंकार लॉज में कैमरा लिया था और अभी फिलहाल ग्रुप अलुआ के इस अलंकार लॉज में ठहर हुआ है। पूरी कहानी सुनने के बाद ड्राइवर की एम्बेसडर को स्मिता भवन में पार्क कर दिया और फिर वो भी वहां से निकाल गया। तो आप केरल पुलिस के पास दो अलग अलग कहानी थी। पहले कहानी जो सुकुमार रूप के साधु भास्करले ने अपने काबुल नाम में सुने और दूसरी ड्राइवर को एन्नाप्पन की हितेन रन वाली कहानी। डिवाइस भी हरदास को भास्कर पिल्ले की कहानी पर पहले से ही डाउट था और जब उन्हें ड्राइवर की कहानी से ये पता चला कि क्रूप जिंदा है तो ये साफ हो गया कि भास्कर पीले ने पुलिस को गुमराह करने के लिए झूठी कहानी सुनी थी। अब बच्ची ड्राइवर पूनम की हिट और रन वाली कहानी पर डिवाइस भी। हरिदास को ड्राइवर की कहानी पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी इंसान इतना बेवकूफ तो नहीं होगा कि किसी आदमी का एक्सीडेंट होने के बाद उसे अपनी ही कर में डालकर जलाएगा। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी लास्ट के जिससे कोई चोट के निशान वगैरह भी नहीं मिले थे, मगर जो दो सबसे हम खबर पुलिस के हाथ लगी थी उनमें से एक थी अलंकार लॉज में रुक होना, उसे पहचान लिया, मगर इत्तेफाक से सिर्फ कुछ घंटे पहले उसने यहाँ से चेकआउट कर लिया था, जिसकी वजह से वह केरल पुलिस के हाथ नहीं लगा। इसके अलावा लॉज रजिस्टरिंग से मैच हो गए। हाँ, लॉस के कर्मचारी के बयान और रजिस्टर की हैंडराइटिंग से यह जरूर साबित हो गया कि सुकुमार को मारा नहीं है बल्कि जिंदा है, और अगर यही इंफॉर्मेशन करियर पुलिस को सिर्फ कुछ घंटे पहले और मिल जाती तो शायद अभी सुकुमारक रूप पुलिस की गिरता में होता। मगर अभी भी एक इंसान जो पुलिस की गिरता में था वो था भास्कर पिल्लई, और ये भी साफ था कि वो झूठ बोल रहा है। इसीलिए पुलिस ने अब इस पर फोकस करना शुरू किया, और जब उसकी अच्छे से खातिरदारी की गई तो उसने सर सच गाल दिया, और जो कहानी सामने आई उसके पीछे बड़ी लंबी और गहरी साजिश थी। इसके अलावा यह भी पता चला कि पुलिस जी सुकुमार रूप की तलाश में है। उसका असली नाम दरअसल सुकुमार रूप है ही नहीं, और वो एक बार पहले भी मार चुका है, और उसके पीछे भी एक लंबी कहानी जिसे जन के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे चलना होगा। दरअसल सुकुमार ग्रुप का जो असली नाम था वह था गोपाल कृष्ण कृप, जो कि इस साजिश का पहले किरदार था। गोपाल कृष्ण ग्रुप का जन्म साल 1946 में एक बहुत ही अच्छे खेस और पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाले परिवार में होता है, और क्योंकि उसके परिवार के सभी लोग या तो सरकारी ब्यूरोक्रेट्स या फिर राजनीति से संबंध रखते थे, इसीलिए वो सभी चाहते थे कि गोपाल कृष्ण भी बड़ा होकर एक ऊंचे दर्ज का सरकारी अफसर बने। मगर गोपाल कृष्ण ग्रुप का कभी पढ़ाई में मन लगा ही नहीं, और जब वो 12वीं के एग्जाम में फेल हो गया तो उन्होंने अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके उसे इंडियन और फोर्स में भर्ती कर दिया।
एयरफोर्स में जैसे तैसे अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद गोपाल कृष्णा बॉम्बे पहुंच गया, जहां उसने इंडियन एयरफोर्स में एक और मां के तौर पर अपनी करियर की शुरुआत की। शुरुआत ही कुछ दोनों तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक तक चला और वहां भी उसका ज्यादा दोनों तक मान नहीं लगा। इसीलिए एक दिन झूठ बहन करके एयरफोर्स से कुछ हफ्तों की छुट्टी लेकर वह वापस अपने गांव गया। अब कायदे से छुट्टी खत्म होने के बाद उसे वापस मुंबई जाकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, या फिर अगर किसी वजह से वह अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर रहा था तो उसे इसके बड़े में अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करनी थी। मगर गोपाल कृष्णा कृपे ने इन दोनों में से कुछ नहीं किया। न तो उसने वापस ड्यूटी ज्वाइन की और न ही उसने इस बड़े में अपने किसी सीनियरी को रिपोर्ट की। जो छुट्टी उसे कुछ हफ्तों के लिए दी गई थी, उसके खत्म होने के बाद भी कई और हफ्ते बीत गए, पर वो वापस अपनी ड्यूटी पर नहीं लौटा। अनफोर्सेज में ऐसे आप अगर बिना बताए ड्यूटी से गायब हो, जो तो उसे बहुत ही सीरियस लिया जाता है। और क्योंकि गोपाल कृष्णा छुट्टी खत्म होने के कई हफ्तों बाद भी वापस नहीं लौटा था, इसीलिए इंडियन और फोर्स ने गोपाल कृष्णा गुरु को भगोड़ा घोषित कर दिया और उसकी तहकीकात शुरू कर दी। पर बावजूद इसके अगले कई महीना तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। इधर जब गोपाल कृष्णा ग्रुप को यह पता चला कि एयरफोर्स झगड़ा घोषित कर दिया है और उसकी तलाश कर रही है, तो उसे यह डर सताने लगा कि कहानी अगर वह गलती से उनके चढ़ गया तो इसके लिए उसके ऊपर इंक्वायरी चलाई जाएगी और हो सकता है एक लोकल पुलिस को रिश्वत देकर अपना एक झूठ डेथ सर्टिफिकेट। अब गोपाल कृष्णा करूं पेपर पर तो सबके लिए मा गया, पर क्योंकि असलियत में वह अभी भी जिंदा था और आगे भी बेखौफ होकर उसे अपनी जिंदगी जनी थी, इसलिए यहाँ से उसे एक नया नाम मिला जो था सुकुमारक रूप। इसके बाद उसने अपने इस फर्जी नाम से एक फर्जी पासपोर्ट और कई डॉक्यूमेंट बनवाई और फिर गलत जान का फैसला किया। अच्छा, इससे पहले और चीज हुई थी। दरअसल जब ग्रुप मुंबई में एयरफोर्स में कम कर रहा था तो इस दौरान उसकी मुलाकात सर्वसम्मा नाम की एक लड़की से होती है, जो कि उसे वक्त मुंबई के अंदर ही नर्स की ट्रेनिंग कर रही थी। धीरे धीरे दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया और फिर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। मगर जब यह बात ग्रुप के घर वालों को पता चली तो वह इस रिश्ते के खिलाफ हो गए, क्योंकि जो सरसम्मा थी उसकी मां कुर के ननिहाल यानी के घर पर मेड का काम किया करती थी। इसीलिए सभी घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर उसने बॉम्बे के माटुंगा के श्री राम मंदिर में जाकर गुपचुप तरीके से सरसम से शादी कर ली। इसके बाद इधर जब उसने खुद को एक नई पहचान दी तो इस नई पहचान के साथ 1970 के दूर में अपनी पत्नी को लेकर सुकुमार रूप एक नए देश आबू धाबी चला गया। आबू धाबी पहुंचने के बाद उसने वहां एक मरीन ऑपरेटिंग कंपनी ज्वाइन कर ली और एक अच्छी खासी पोस्ट पर गया। इसके अलावा उसकी पत्नी सरसम को भी वहां के प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स की जब मिल गई तो दोनों मियां बीबी आबू धाबी में आइसो आराम से अपनी आलीशान जिंदगी काट रहे थे और उन्हें वहां किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। कहते हैं कि उसे वक्त दोनों की जो कल मिलकर सैलरी थी वह इंडियन ई के हिसाब से करीब 50,000 से भी ज्यादा थी और 70-80 के जमाने में इन 50,000 की क्या कीमत होगी वह आप अच्छे से समझ सकते हैं। अपने कई सारे दोस्त बना लिए थे और बहुत से लोगों से जन लगे थे। अगले में इसी तरह अपनी लग्जरी लाइफ जीता रहा। इस दौरान बीच बीच में कई बार वह अपने घर केरल भी आता और जब भी वह अपने घर लौटता तो अपने रिश्तेदारों, पड़ोसी और दोस्तों के लिए महंगे महंगे गिफ्ट लता, महंगी महंगी शराब की बोतलें लता, जिसकी वजह से यहाँ केरल में भी उसके दोस्त और रिश्तेदार उससे काफी खुश रहते हैं और वो जैसा कहता सभी वैसा ही करते थे। अच्छा, वो जब यहाँ अपने घर केरल लौटता था तो वो हमेशा अपने घर की वजह अपने साधु भाई यानी भास्कर पे लेकर इस नेता भवन में ही रुकता था और वह इसलिए क्योंकि उसके माता पिता सरसम के साथ हुई उसकी शादी से नाराज थे। खैर, बाद में सुकुमारक रूप में वहां पर खुद का अपना एक घर बनाने की प्लानिंग की, इसलिए उसने अला पूजा के वंदनम में एक जमीन खरीदी और उसे पर एक आलीशान घर बनवाने का काम शुरू कर दिया, जो कि कंप्लीट होने के बाद उसे गांव क्या पूरे जिले का सबसे आलीशान घर होता। इसके बाद उसने एक व्हाइट कलर की नहीं है मिस्टर कर भी खरीदी, जिसका नंबर था KLA 5959 और उसे चलने के लिए ड्राइवर किया। अब जब भी अपने मकान के कंस्ट्रक्शन इसी बीच होता है कि साल 1982 में गल्फ देश के अंदर आर्थिक मंडी का दौरा जाता है और वहां की कई कंपनियां अपने पुराने मुलाजिमों को निकालकर कम सैलरी पर नए मुलाजिमों को रख रही थी। जी कंपनी में वो कम कर रहा है, वो कंपनी भी अपने कई मुलाजिमों को नौकरी से निकालना वाली है और उनमें से एक नाम उसका भी है।
इस खबर ने उसे बहुत परेशान कर दिया, क्योंकि एक तो उसकी लग्जरी लाइफ की वजह से वो बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची करता था, जिसकी वजह से उसके पास कोई बैंक बैलेंस था नहीं, और दूसरा कि उसके पास जो कुछ बच्चा भी था वो सर पैसा उसने अपना नया मकान बनाने के ऊपर खर्च कर दिया था, और मकान जो है वो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही था। अब उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वो करें तो करें क्या, मगर तभी इत्तेफाक से एक रात उसके हाथ एक मैगजीन लगी, जिसे उसे जर्मनी में हुए कैसे के बड़े में पता चला, जिसमें एक आदमी ने कत्ल करने के बाद लाश को कर में डालकर जल दिया था, और फिर उसे लाश को खुद की लास्ट साबित करके इंश्योरेंस कंपनी से लाखों रुपए ठग ली थे। इस खबर को पढ़ने ही सुकुमार रूप की आंखें चमक जाती हैं, और यही से वह दूसरी बार अपनी मौत की साजिश रचता है। इसके बाद वह साजिश के तहत अक्टूबर 1983 में 8 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस लेट है, जिसकी वैल्यू अगर आज 2023 में अच्छी जाए तो वो होते हैं करीब करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए करें। साजिश के दूसरे किरदार को अपने प्लेन में शामिल करता है, जिसका नाम था शाहू। शाहू जो है वो दरअसल सुकुमार रूप का काफी पुराना दोस्त था, और वो भी केरल के चौखट का ही रहने वाला था। शाहू भी मैं ग्रुप के साथ इस कंपनी में पिछले 5 सालों से कम कर रहा था, और क्योंकि ग्रुप के उसके ऊपर पहले से कई एहसान थे, चाहे वो पैसों को लेकर हो या फिर किसी दूसरी वजह से, इसलिए वह ग्रुप के ऊपर अंधा विश्वास करता था। और जब ग्रुप ने उसे अपने प्लेन के बड़े में बताया, तो इस डर में कि कहानी उसे भी इस कंपनी से ना निकाल दिया जाए, वह उसके प्लेन में शामिल हो गया। अब बड़ी थी प्लेन के तीसरी किरदार को लाने को, साधु भाई यानी भास्कर पिल्लई। भास्कर पिल्लई को अपने प्लेन में शामिल करने के बाद सुकुमार रूप ने प्लानिंग के तहत उसे पुरानी कार खरीदने को कहा, जिसके बाद पिल्ले ने 8,000 रुपए में कल क्यू 7,831 नंबर वाली एक ब्लैक कलर की सेकंड हैंड एम्बेसडर कार खरीदी। उसके बाद 5 जनवरी 1984 को अपने प्लेन के तहत सुकुमार ग्रुप और उसका दोस्त शाहू केरल के त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं, और जब एयरपोर्ट से वो गाड़ी में बैठकर घर की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में ग्रुप अपने ड्राइवर को भी पैसों का लालच देकर अपने प्लेन में शामिल कर लेट है, जो कि साजिश का चौथा गिरधर था। अब ये चारों प्लेन के दूसरे हिस्से पर कम करना शुरू करते हैं, और वह किसी तरह को ढूंढना जिसकी कद और कांटे ग्रुप से मिलती जुलती हो, इसके लिए वह सबसे पहले ग्रुप से मिलती जुलती एक लाश को ढूंढना शुरू कर देते हैं। पर कई दिन बीतन के बाद भी जब उन्हें वहां से ऐसी कोई इलाज नहीं मिलती, तो वो लोग इसके बाद किसी लावारिस लाश को ढूंढना शुरू करते हैं, जिसका कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ हो और जिससे कोई क्लेम करने वाला ना हो। पर यहाँ भी उन्हें ऐसी कोई इलाज नहीं मिली, और अगर कोई मिली भी तो उसकी हालात इतनी बुरी होती है कि वो प्लेन के हिसाब से फिट नहीं बैठी। अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना कब्रिस्तान में जो ताजा ताजा लास्ट दफनाई जाती है उसे ही निकाल कर इस्तेमाल किया जाए। मगर यहाँ भी उन्हें जो लास्ट मिली वो या तो कभी किसी औरत की होती या फिर कभी उसकी कद कातिक रूप से मैच नहीं होती। तो अब चारों तरफ हाथ पर करने के बाद भी उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। तब जाकर सुकुमार ग्रुप ने उन तीनों के सामने एक ऐसी बात बोली जिसे सुनकर वह सारे चौंक उठे। उसने कहा कि यह लास्ट बार ढूंढने का चक्कर छोड़ो और सीधे किसी को पढ़कर उसका मर्डर करते हैं। पहले तो वह तीनों सोच में पड़ गए, मगर फिर जब उन्हें लगा कि इसके अलावा उनके पास और कोई चार नहीं है और पैसों का तो लालच था ही, इसलिए उन तीनों ने भी अपनी हामी भर दी। इसके बाद 21 जनवरी 1984 की रात लगभग 8 बजे के करीब ये चारों करौली में कल्पकौड़ी इन नाम के एक रेस्टोरेंट में इकट्ठा होते हैं। अगले करीब 2 घंटा तक ये चारों वहां बैठकर शराब पीते हैं और आगे क्या और कैसे करना है उसके बारे में बातचीत करते हैं। उसके बाद रात करीब 10 बजे ये चारों वहां से 2 एम्बेसडर कार में बैठकर हालात पूजा से तिरुवनंतपुरम की तरफ जाने वाले हाईवे, जिसे कि उसे वक्त NH-47 कहा जाता था, उसे पर अपनी कार को दौड़ना शुरू कर देते हैं। उनका प्लान था कि उन्हें हाईवे से कोई भी ऐसा शख्स जिसकी लंबाई चौड़ाई और उम्र सुकुमार रूप से मिलती हो उसे उठाना है ड्राइवर। अच्छा से सर्डिस कल Q7823 चल रही थी, जिसे कि सुकुमार ग्रुप चला रहा था। उसे रात उन लोगों ने NH-47 पर लगभग 25 किलोमीटर आगे तक अपनी कार दुदाई और उसे चीरा तक पहुंच गए, मगर उन्हें ऐसा कोई भी शख्स नहीं मिला जिसका होलिया ग्रुप से मिलता जलता हो। इसीलिए वो लोग वापस अल्प पूजाए गया है और वापस आने का दौरान भी उन्हें ऐसा कोई शख्स नहीं मिला। पहुंचने के बाद ये तय हुआ कि वह एक आखिरी चक्कर और लगाएंगे, क्या पता कोई मिल जाए। इसीलिए लगभग आधी रात में वो चारों दोनों एम्बेसडर को लेकर एक बार फिर अपने शिकार की तलाश में NH-47 पर तिरुवनंतपुरम की तरफ जाने वाले रास्ते पर निकाल गए।
इत्तेफाक से इस बार जब उनकी करवाता के टीवी जंक्शन के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां पर खड़ा एक आदमी उनसे लिफ्ट मांगने का इशारा कर रहा है। अब क्योंकि जो व्हाइट कलर की एम्बेसडर कार थी वह आगे चल रही थी, इसीलिए भास्कर पर लेकर खाने पर ड्राइवर पर जैसे ही अपनी करो उसे आदमी के पास लेकर गया तो उसे आदमी को देखते ही उन लोगों की आंखें चमक गई, क्योंकि उसे आदमी की हाइट, उम्र, वजन सब कुछ सुकुमार रूप से मैच हो रही थी। साथ मैंने पूछा कि क्या आप लोग पूजा की तरफ जा रहे हैं, जिसके जवाब में उन लोगों ने कहा कि हाँ, हम लोग इस तरफ जा रहे हैं, जबकि वो लोग अलग पूजा से ए रहे थे। इसके बाद वो आदमी उसे व्हाइट एम्बेसडर की पीछे वाली सीट पर भास्कर पिल्लई और साहू के बीच में बैठ गया और कर वहां से अलग पूजा की तरफ चल दी और पीछे पीछे सुखमरक रूप भी कल एम्बेसडर में ए रहा था। जब उनकी कर छोटा बाली पहुंचने वाली थी, उससे जस्ट पहले पोनपन ने कर को हाईवे से उतार कर पालना की तरफ जान वाले सुनसान रास्ते पर मोड़ लिया। और जब उसे आदमी ने पूछा कि उन्होंने कर को इस तरफ क्यों मोड़, तो भास्कर पहले बोला कि उसे पालना में किसी आदमी से मुलाकात करनी है, जिसके बाद वो लोग वापस की तरफ चलेंगे। उसे इंसान रास्ते पर थोड़ी दूर चलने के बाद भास्कर पिल्ले ने ग्लास में ब्रांडी डालकर उसे आदमी को पीने के लिए दिया, जिसमें कि उन्होंने पहले से इथाइल अल्कोहल मिलाया हुआ था। और उसे आदमी ने साफ माना कर दिया और कहा कि वह शराब नहीं पिता बात करने। एक बार फिर उससे शराब पीने को कहा, मगर उसने इस बार भी माना कर दिया। जब उसे आदमी ने दोबारा माना किया तो भास्कर को बहुत गुस्सा है और उसने गुस्से में चिल्लाकर उससे शराब पीने को कहा, जिसकी वजह से वो आदमी डर गया और डर के मारे उसे आदमी ने इस बार शराब की गिलास ली और जल्दी से उसे पी गया। कुछ ही सेकंड में इथाइल अल्कोहल ने अपना असर दिखाना शुरू किया और वो आदमी बेहोश हो गया। इसके बाद चलती गाड़ी में पिछले सीट पर पिल्ले और शाहू ने मिलकर एक तौलिया से उसका गला घटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी चेरियन की तरफ मोड़ ली और लगभग 30 किलोमीटर ड्राइव करके स्मिता भवन पहुंचे। इन सब में करीब 3 से 4 घंटे का वक्त गुजर गया और रात 12 बजे के बाद अगली तारीख यानी 22 जनवरी 1984 ए गई। लाश को बाथरूम में ले गए और वहां ले जाकर उन्होंने लास्ट के कपड़े, घड़ी और अंगूठी को उतार दिया और उसे सुकुमारक रूप के कपड़े पहने दिए। इसके बाद उन्होंने लास्ट के चेहरे पर पेट्रोल डालकर उसका चेहरा भी जल दिया ताकि किसी भी तरीके से उसकी पहचान ना हो सके। मगर वह कितना भी प्लेन कर ले, वह कोई ना कोई गलती कर ही देता है और यहाँ भी ठीक यही हुआ। उन्होंने उसे लास्ट की पहचान करने वाली हर एक चीज को हटा दिया, यहाँ तक उसका चेहरा भी जल दिया। मगर वह लास्ट का अंडरवियर बदलना भूल गए, जो कि आगे चलकर एक बहुत ही हम सबूत साबित हुआ। कैलाश का चेहरा जलन के बाद उन्होंने बॉडी को सफेद एम्बेसडर की डिग्गी में लॉट किया और रात करीब 3 बजे वो चारों अपनी दोनों कर लेकर कल करूं ब्रिज के पास कंडोम पहुंचे और अछाम कोविल नदी के किनारे एक धन के खेत के पास ले जाकर अपनी गाड़ी रोक दी। इसके बाद उन्होंने बॉडी को व्हाइट एम्बेसडर की डिग्गी से निकालकर ब्लैक एम्बेसडर की ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया और फिर वो अपने साथ जो 10 लीटर पेट्रोल लेकर आए थे उसे पेट्रोल को पूरी गाड़ी के अंदर बाहर और लास्ट के ऊपर चीट दिया। इसके बाद उन्होंने काली एम्बेसडर को पीछे से धक्का देकर रोड से खेत में गिरा दिया ताकि लगे कि गाड़ी के एक्सीडेंट हुआ है और फिर कर में आग लगा दी। मगर कर में आग लगाते ही उससे एक आग का गब्बर निकाला और क्योंकि पेट्रोल डालते वक्त थोड़ा बहुत पेट्रोल भास्कर पर लेकर हाथ और जंग पर गिर गया था, इसलिए उसने आग पकड़ ली, जिससे बचाने के लिए वो चारों खेत के बीच से होते हुए कर से दूर भाग गए। किसी तरह भास्कर में बैठकर वहां से भाग गए, मगर जल्दीबाजी में वह माचिस की डिब्बी, एक जोड़ी चप्पल और एक रबर के ग्लास वहीं खेत के बीच में ही छोड़ गए। और इसके 1 घंटे बाद जो कुछ भी हुआ वो आपको पता ही है। पूरी कहानी सामने आने के बाद केरल पुलिस ने फौरन बाकी के 3 लोग शाहू ड्राइवर पोम्पन और सुकुमारक रूप की तलाश शुरू कर दी। डीवाईएसपी हरिदास ने तुरंत इस दिन यानी 23 जनवरी 1984 को शाहू को पकाने के लिए अपनी एक टीम त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट भेजी, जहां की इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से उन्हें साहू का एड्रेस मिला। इसके बाद केरल पुलिस उसके गांव चौकोर पहुंची और पुलिस ने जैसे ही उसके घर पे दबिश मेरी तो देखा कि वो समाज वहां पैक करके कहानी निकालने की तैयारी कर रहा था। बाद में पता चला कि वो कोच्चि होते हुए आबू धाबी के लिए निकालने वाला था और अगर पुलिस कुछ घंटे और लेट हो जाते तो शायद वो भी उनके हाथ से निकाल जाता। और जब उसे लगा कि अब उसके पास कोई चार नहीं है तो उसने भी अपना गुनाह काबुल कर लिया। तो अब कर में से 2 गुनहगार पुलिस की गिरफ्त में थे और पुलिस बाकी के 2 गुनहगारों की भी तलाश में थी। मगर अब भी एक सवाल जो केरल पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था वो ये था कि अगर सुकुमारक रूप जिंदा है तो आखिर करने वाला शख्स कौन है, और इस कैसे को सुलझाने के लिए करने वाले की पहचान साबित करना बहुत जरूरी था। इस बड़े में जब पुलिस ने भास्कर और साहू से पूछताछ की
तो शिवा इसके कि उसकी कद और कांतिक रूप से मिलती थी। उनके पास करने वाले की और कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए अब डिवाइस पर क्या किया कि आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन थे उनमें ये पता करना शुरू किया कि कहानी पिछले 2-3 दोनों में उनके पास कोई मिसिंग रिपोर्ट तो नहीं आई, तो करियर पुलिस इधर करने वाले की गुप्त उलझा रही थी। मगर इसी बीच पुलिस सुकुमारक रूप और ड्राइवर को पकाने का एक गोल्डन चेस मिस कर देती है। दरअसल हुए थे कि 22 जनवरी 1984 को ड्राइवर देने के बाद कि वो जिंदा है, वो शाम अलग पूजा पहुंचता है, जिसके बाद वो प्लेन के हिसाब से सुकुमारक रूप की पत्नी किसी को मर्क रूप की मौत हो चुकी है, इसीलिए वह तुरंत वहां से केरल के लिए निकले। इसके बाद वह अगली सुबह यानी 23 जनवरी 1984 को अलुवा के अलंकार लॉज में पहुंचता है, जहां सुकुमारक रूप ठहर हुआ था। पर जब ड्राइवर पूनम ग्रुप को यह बताता है कि पुलिस ने भास्कर पिल्ले को अरेस्ट कर लिया है, तो रूप घबरा जाता है और उसे ये डर था कि कहानी भास्कर पिल्ले ही साड़ी पाल न खोल दे। इसीलिए वह इस वक्त ड्राइवर के साथ अल्प पूजा के लिए निकाल जाता है और उसके निकालने के मुश्किल से 1-2 घंटे बाद ही पुलिस की एक टीम उसे ढूंढते हुए अलंकार लॉज में पहुंचती है। तो जब केरल पुलिस वहां उसे अलुवा में ढूंढ रही थी, वह यहाँ अलग पूजा पहुंच चुका था, अपनी नानी के घर पहुंच, और क्योंकि उसे डर था कि कहानी भास्कर पिल्ले अपना मुंह न खोल दे, इसीलिए उसने अपने पैसों और परिवार के पहुंच के दम पर भास्कर पिल्ले को छुड़वाने की पूरी कोशिश की। मगर जब वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया, तो वह इस दिन यानी 23 जनवरी 1984 को माँ वेलिकारा रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर कोल्लम पहुंच गए। उसके बाद वह दोनों वहां से भूटान की तरफ निकाल गए और बॉर्डर पर अपना एक फर्जी नाम रेणु गोपाल और सत्येन बताकर उन दोनों ने भूटान में एंट्री ले ली। तो केवल पुलिस की इतनी शक्ति के बाद भी सुकुमारक गुरु पर ड्राइवर पुण्य अल्पूषा और मावेलिकारा आने के बाद भी उनके हाथों से निकाल गया और भूटान भाग गए। मगर इसी बीच केरल पुलिस को एक अच्छी खबर भी मिलती है और डिवाइस भी। हरदास को करने वाले सेक्स के बड़े में एक बहुत बड़ा ब्लू मिलता है। पता चला है कि 24 जनवरी 1984 को मावेलिकारा से करीब 12 किलोमीटर दूर हरिपाठ पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई है। तुरंत अपनी टीम के साथ हरिपाठ पुलिस स्टेशन पहुंचने हैं, तो उन्हें पता चला है कि एक जी चाकू नाम का आदमी जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी, वो पिछले 2 दोनों से गायब है और उसे आखिरी बार 21 जनवरी की रात करवट के टीवी जंक्शन पर देखा गया था। यह खबर मिलते ही केरल पुलिस खुश हो जाती है, क्योंकि उम्र, उसके गायब होने की जगह और टाइमिंग, ये सभी भास्कर पिल्ले की कहानी से मैच हो रही थी। पर क्योंकि पुलिस के पास जो लाश थी उसका कोई चेहरा था नहीं, चाकू की तस्वीर से मिलाया जा सके, इसीलिए पुलिस ने जो आधा जल हुआ अंडरवियर लॉस से बरामद किया था उसे, और सफेद एम्बेसडर के अंदर मिले शर्ट के एक टूटे हुए बटन को लेकर आलापोसा में चाकू के घर पहुंची, जहां उसकी पत्नी शांता मेन उसे आधे जल हुए अंडरवियर को देखते ही पहचान लिया। इसके बाद पुलिस ने आगे की तरफ तीज की और सभी गवाहों से पूछताछ किया। तब जाकर ग चाकू की पूरी कहानी सामने आई, जो कि इस कहानी का 5वां और आखिरी किरदार था। दरअसल जे चाकू जो था वो एक फिल्म रिप्रेजेंटेटिव था, जो कि करवाता की टीवी जंक्शन के पास बने एक मूवी थिएटर हरी टॉकीज में पिक्चरों की रेस डिलीवरी का कम किया करता था। वैसे तो वह अक्सर अपने कम के सिलसिले में घर से बाहर ही राहत था, पर पिछले कुछ महीना से वह डेली अपने घर पर अब डॉ कर रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी शांतम्मा 6 महीने की प्रेग्नेंट 21 जनवरी 1984 को भी वह सुबह हरी टॉकीज पहुंचता है और रात को पिक्चर का सेकंड शो खत्म होने और टिकट कलेक्ट करने के बाद वो अपने घर आलापोसा के लिए निकलता है। मगर इन सब में उसे काफी डर हो जाती है, पर फिर भी क्योंकि उसे अपने घर पहुंचाना था, इसीलिए रात करीब 10 बजे वो हरी टॉकीज से निकालकर वहां से कुछ कम दूर हाईवे किनारे टीवी जंक्शन पहुंचता है और आप पूजा जान वाली बस का इंतजार करने लगता है। उसे रात चाकू के साथ उसे टीवी जंक्शन तक छोड़ने के लिए हरी टॉकीज के मलिक का बेटा श्री कुमार भी आया था। श्री कुमार चाकू से कहता भी है कि आज रात को यहीं रुक जाए, क्योंकि बहुत डर हो चुकी है और रात 8 बजे के बाद हाईवे पर बस का मिलन भी बहुत मुश्किल है, कि आज उसका घर पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तो उसकी बीबी प्रेग्नेंट है और दूसरा कि कल उसकी शादी की पहले सालगिरह भी है, इसीलिए उसे कल अपनी पत्नी को चर्च लेकर भी जाना है। चाकू की बात सुनने के बाद शिवा कुमार उसके साथ वही टीवी जंक्शन पर एक चाय की दुकान पर बैठकर चाय पीता है और फिर उसके साथ बस का थोड़ा इंतजार करने के बाद वापस हरी टॉकीज के अंदर चला जाता है।
अब चाकू अकेला उसे चाय की दुकान पर बैठकर बस का इंतजार करने लगा। उसे रात उसे हाईवे पर वह काली और सफेद एम्बेसडर कर जिसमें सुकुमार ग्रुप और उसके साथ ही थे, वो ठीक 2 बार उसके सामने से गुजरी। एक बार जब वह चीरा की तरफ गए और दूसरी बात जब वह चीरा से अल्प पूजा की तरफ वापस आए। मगर इत्तेफाक से दोनों ही बार ना तो चाकू ने उन गाड़ियों पर ध्यान दिया और ना ही उन लोगों ने। चकों पर जब आधी रात के करीब वो लोग तीसरी बार अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकाल रहे थे तो बदकिस्मती से चाकू खुद हाथ देकर लिफ्ट लेने के लिए उन्हें रोक लेट है और गलती से उनकी गाड़ी में बैठ जाता है। अब इससे इत्तेफाक कहानी है। इशारा पर कमल की बात यह थी कि जी हरी टॉकीज के सामने चाकू लिफ्ट लेने के लिए खड़ा था। उसे थिएटर में जो मूवी चल रही थी उसका नाम था, जिसका कि हिंदी में मतलब होता है एक दाल चाकू मरक रूप के दाल में फैंस चुका था, जिसकी वजह से उसे रात उसकी जान चली गई। और जब अगले 2 दिन यानी 22 और 23 जनवरी तक न तो काको अपने घर पहुंच और न ही हरी टॉकीज, तो 24 जनवरी 1984 को उसके घर वालों ने हरी टॉकीज से 6 किलोमीटर दूर हरिपाट पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवा दी। इस कहानी के बाद ये तो साफ हो गया कि उसे रात कर में जिसको जलाकर मारा गया वह चाकू ही था, पर क्योंकि लास्ट का कोई चेहरा था नहीं, इसीलिए इस चीज को कोर्ट में साबित करने के लिए पुलिस को गवाहों के अलावा साइंटिफिक एविडेंस की भी जरूरत थी। इसीलिए पुलिस अब सारे सबूत इकट्ठा करना शुरू करती है। आपको याद होगा कि भास्कर पिल्ले के बयान के बाद पुलिस ने उसके घर की छानबीन की थी, जहां बाथरूम से उन्हें कुछ जेल हुए बाल मिले थे। पुलिस ने जब उन बालों को चाकू के घर से उसके कंघे में जो बाल मिले इसे मिलन करवाया तो वह मैच हो गया। बहुत इकट्ठा करने केरल पुलिस ने लाश का दोबारा से पोस्टमार्टम करने का फैसला किया और 1 फरवरी 1984 को कब्र खोदकर लाश को बाहर निकाला गया, जिसके बाद उसे वक्त देश में पहले बार किसी भी कैसे के अंदर सुप्रीम का इस्तेमाल किया गया। सुपर इम्पोजिशन जो है वह दरअसल एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें इंसानी खोपड़ी का सराय करके उसे उसके असली चेहरे से मैच कराया जाता है। मगर यहाँ दिक्कत ये थी कि जो बॉडी खोदकर निकाल गई उसकी खोपड़ी का ऊपरी हिस्सा गायब था और जबड़े की हड्डी भी जल चुकी थी, पर फिर भी जब बाकी के बच्चे हिस्स को चाकू के चेहरे से मिलाया गया तो वो मैच हो गया। इसके अलावा लास्ट के सीधे पर के पंजों की सारी हड्डियां भी बिल्कुल सही सलामत थी। इसीलिए डॉक्टर थे, उन्होंने क्या किया कि उन सभी हड्डियों को तार के जारी एक साथ पैटर्न में बंध दिया और फिर उन्होंने मांस की जगह मिट्टी का इस्तेमाल करके लास्ट का एक पूरा पर रिकंस्ट्रक्ट किया। इसके लिए उन्होंने 13 अलग अलग डेड बॉडी इसके पैरों पर रिसर्च की कहां और पढ़ के किस हिस्से में कितना मांस होता है 100% मैच हो गए। और तब जाकर उसे दिन पहले बार इस कैसे का नाम सुकुमार रूप मर्डर से बदलकर चाकू मर्डर कैसे किया गया। तो डिवाइस भी हरदास और उनकी टीम कत्ल के सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर ही कैसे को उलझा चुकी थी और अब उनके पास कत्ल करने का मकसद भी था, करने वाले की पहचान भी थी और करने वाले कर लोगों में से 2 लोग भास्कर पिल्ले और शाहू भी थे, मगर सुकुमार कृपा ड्राइवर थे। इसलिए केरल पुलिस अपनी पूरी ताकत के साथ उनकी तलाश में गजाती है। वहीं दूसरी तरफ सुकुमार रूप जो कि अपने ड्राइवर के साथ भूटान में छुपा हुआ था, उसके पास जो पैसे थे वह खत्म होने लगता है। इसलिए वो ये फैसला करता है कि पैसों का जुगाड़ करने के लिए वो एक बार फिर अपने घर केरल जाएगा, पर वो डायरेक्ट वहां से केरल नहीं जाता। वो अपने ड्राइवर के साथ सबसे पहले भूटान से अंडमान पहुंचता है। इसके बाद वहां से मद्रास आता है, जिसे कि आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं। मद्रास पहुंचने के बाद वहां पर न्यूलैंड लॉज में एक कैमरा लेट है और एक रात वहां रुकने के बाद अगले दिन अपने ड्राइवर पुरनपो को वहीं रुककर उसका इंतजार करने के लिए बोलकर वो अकेला है केरल के लिए निकाल जाता है। और मर्डर के करीब 19 दिन बाद 10 फरवरी 1984 को वो मावेलिकारा में अपने एक रिश्तेदार के घर पहुंचता है। पर क्योंकि पुलिस उसे चारों तरफ ढूंढ रही थी, इसीलिए वह ग्रुप से कहते हैं कि वो कहानी और जाकर छुपी, जिसके बाद वो भेज बदलकर एक बार फिर अपने घर चालियानाथ पहुंचता है। और तब तक उसकी मौत की खबर सुनकर उसकी पत्नी सर शर्मा भी आबू धाबी से वहां पहुंच चुकी थी। अपनी पत्नी से पैसों का जुगाड़ करने के बाद वो अपने वकील से भी मिलता है। उसका वकील उसे सुरेंद्र करने के लिए बोलना है, मगर वो नहीं मानता और अगली शाम यानी 11 फरवरी 1984 को एक बार फिर केरल पुलिस को चकमा देकर कोटक रेलवे स्टेशन से वापस मद्रास के लिए निकाल जाता है। मगर इससे पहले कि ग्रुप मद्रास पहुंचता, उसका ड्राइवर आहट में अपने परिवार से मिलने के लिए केरल के लिए निकाल जाता है। सरपंच है, वह चांगुना शेर तक तो ठीक ठाक पहुंच जाता है, पर 12 फरवरी 1984 को जब वो चंगानसरी से अलभुजा की तरफ जान वाली एक वोट में बैठ रहा था, तो उसके गांव का एक आदमी उसे पहचान लेट है,
जिसके बाद वो पुलिस को खबर कर देता है और पुलिस उसे दबोच लेती है और फिर वो भी अपना गुनाह काबुल कर लेते है। तो कर में से 3 अपराधी केरल पुलिस की गिरफ्त में थे, मगर इस साजिश का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड सुकुमारक रूप अब भी फरार था। केरल पुलिस उसे पकाने के लिए अपने सारे घोड़े खोल देती है, मगर बावजूद इसके अगले कई दिनों तक उसका कुछ पता नहीं चला। बाद में कुछ मुख रोके जारी पुलिस को पता चला कि मद्रास पहुंचने के बाद वो वहां से इटारसी मध्य प्रदेश में अपने रिश्तेदार के घर गया था, जहां वो करीब 1 हफ्ते तक रुक था और फिर वहां से मुंबई चला गया। केरल पुलिस उसे ढूंढते हुए पहले इटारसी पहुंची और फिर बॉम्बे, मगर इसके अलावा कि वह आया था, पुलिस के हाथ उसके बड़े में और कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद करियर पुलिस की तलाश में अंडमान निकोबार से लेकर भूटान और भारत के आधा दर्जन राज्यों को छान मारा, पर कुरूप का कुछ पता नहीं चला। बाद में केरल पुलिस ने सुकुमारकों को पकाने के लिए एक सीट यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का भी गठन किया, जो कि अगले कई सालों तक कुरूप की तलाश में लगी रही और उसे ढूंढते हुए सऊदी अरब, मलेशिया और यहां तक कि अमेरिका के लॉस वेगास तक पहुंच गई, पर उन्हें भी कभी कोई कामयाबी नहीं मिली। अपने इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने अलग अलग जगह से अलग अलग वक्त पर 100 से भी ज्यादा संदिग्धों को उठाकर पूछताछ की, पर कोई फायदा नहीं हुआ और लास्ट में उन्हें छोड़ना पड़ा। अगले कई सालों तक केरल पुलिस के पास डेली हजारों की संख्या में लेटर आते रहे कि उन्होंने पड़ोस में देखा है, तो कभी यहां देखा है तो कभी वहां देखा है, मगर जब भी पुलिस वहां पहुंचती तो वो ज्यादातर या तो गलत इंफॉर्मेशन होती या फिर झूठ कैसे होता। और वो इसीलिए क्योंकि ये कैसे उसे वक्त इतना फेमस हुआ था कि कई लोगों ने इसकी आड़ में अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को झूठ कैसे में फंसाकर अपनी दुश्मनी निकालना की कोशिश की थी। बाद में सुकम को लेकर कुछ कहानी अभी सामने आई। पहले की वह मुंबई से नेपाल पता चला गया और वहां जाकर साधु बनकर रहने लगा। दूसरी क्यों नेपाल के रास्ते एक नई पहचान के साथ गल्फ भाग गया। और तीसरी की बॉम्बे पहुंचने के बाद वो अपने एक साथी जैक से मिला, जो कि आबू धाबी में इसके साथ कम किया करता था, और उसकी मदद से सुकून मारा कुरूप समुद्र के रास्ते शिव में छिपकर बॉम्बे से आबू धाबी चला गया और अभी वो फिलहाल आबू धाबी में ही रह रहा है। पर यह सब सिर्फ कहानी ही थी, क्योंकि इनके बड़े में सबूत कभी कोई हाथ लगा नहीं। और जब अगले 3 सालों तक सुकुमारो ग्रुप का कुछ पता नहीं चला, तो केरल पुलिस ने साल 1987 में कोर्ट के अंदर कर सीट दाखिल कर दी, जिसमें पुलिस मर्डर साजिश रचना और सबूत मिटाने के इल्जाम में भास्कर पिल्लई को, पहले ड्राइवर को, दूसरा सुकुमार ग्रुप की पत्नी शर्मा को, तीसरा और भास्कर पिल्ले की पत्नी टैंक मणि को चौथा आरोपी बनती है। इसके बाद साल 1990 में इस कैसे का ट्रायल शुरू होता है। ग्रुप के लिए दलील देते हैं कि करने वाला शख्स को मर्क रूप ही था, मगर जब कोर्ट में सारे साइंटिफिक एविडेंस पेश किया जाते हैं तो डिफेंस की दलीलें धारी की दरी रह जाती है और सारे एविडेंस देखने और गवाहों को सुनने के बाद को 14 फरवरी 1991 को अपना फैसला सुनती है, जिसमें भास्कर पिल्लई और ड्राइवर को दोस्ती काट दिया जाता है और दोनों को उम्र कैद की सजा सुनी जाती है। इसके अलावा क्रो की पत्नी शर्मा और भास्कर पिल्ले की पत्नी तनखमणि का सीधे तौर पर इस मर्डर और साजिश में शामिल होने का कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, इसीलिए कोर्ट उन दोनों को राह कर देती है। मगर अभी चाकू और उसके परिवार को न्याय नहीं मिला था, क्योंकि साजिश का मेन मास्टरमाइंड सुकुमार ग्रुप अब भी खुला घूम रहा था और केरल की पुलिस सीट और क्राइम ब्रांच भी उसे नहीं ढूंढ कर रही थी। हालांकि इसमें जो लास्ट अपडेट आई थी उसे देखने के बाद तो यह गड़ रहा था कि शायद सुकुमैब जिंदा नहीं बचा होगा। यानी साल 1989 में केरल पुलिस को बिहार के धनबाद, जो कि अभी फिलहाल झारखंड में आता है, वहां से सुकुमारक रूप की एक लीड मिलती है। पता चला है कि धनबाद के हॉस्पिटल में कम करने वाली एक मलयाली नर्स ने सुकुमारक रूप को हॉस्पिटल में देखा है। केरल पुलिस तुरंत उसे नर्स के पास पहुंचती है तो बताती है कि पिछले कुछ दिनों से उनके हॉस्पिटल में एक सच जोशी नाम का मैरिज भारतीय था, और क्योंकि वह नर्स एक मलयाली यानी साउथ से थी और उसे सुकुमार कैसे के बड़े में सब कुछ पता था, इसलिए जब उसे नर्स का चेहरा ध्यान से देखा तो उसे कुछ शक हुआ। एक दिन इत्तेफाक से उसे नर्स ने उसे मैरिज से बातचीत की और उसके घर के बड़े में कुछ सवाल किया, जिसका जवाब उसने घुमा फिर कर दिया। मगर इसके अगले ही दिन हैरतअंगेज तरीके से PS जोशी नाम का वो शख्स हॉस्पिटल से अचानक गायब हो गया, जबकि उसका इलाज पूरे होने में अभी भी टाइम बचा था। और कमल की बात ये थी कि उसके साथ साथ हॉस्पिटल से उसके सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स भी गायब हो गए थे। तो पता चला कि ये से S जोशी नाम का आदमी
उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम और छत्तीसगढ़ को मिलकर भारत के कल 9 राज्यों के अलग अलग हॉस्पिटलों में देखा गया था। केरल पुलिस हर उसे राज्य हर्ष हॉस्पिटल में पहुंची, जहां भी कोई एस जोशी नाम का आदमी कभी भारतीय हुआ था, पर पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। मगर हाँ, पुलिस ने जितने भी डॉक्टर से बात की, उन सभी से यह जरूर पता चला कि वह तमाम तरह की दिल की बीमारियों से जूझ रहा है और उसकी मेडिकल कंडीशन इतनी खराब है। क्यों? मुश्किल से बस कुछ महीना का मेहमान है, पर क्योंकि केरल पुलिस के हाथ कभी कुछ ऐसा लगा नहीं जिसे साबित होगी वो मार चुका है, इसलिए पुलिस उसकी तलाश में लगी और उन्होंने भी शक कर बिना पर कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। इसके अलावा अगले 8 सालों तक सुकुमार रूप के घर पर नजर रखने के लिए कर अंदर कर पुलिस वाले उनके पड़ोसी बनकर रहे, पर उन्हें भी कभी कोई जानकारी हाथ नहीं लगेगी। और जब 1989 में उसके 1959 में बीमा होने की खबर के बाद से पुलिस को कोई भी अपडेट नहीं मिली और उसे वक्त जैसे उसकी कंडीशन बताई जा रही थी, उसे देखकर सभी को यही लगा कि शायद वो जिंदा नहीं बचा होगा। इसलिए मर्डर के 12 साल बाद साल 1996 में केरल पुलिस ने इस कैसे को बैंड कर दिया। कैसे बैंड होने के बाद अब पुलिस ने ग्रुप की तलाश तो बैंड कर दी, मगर हर उसे लेटर पर नजर रखती जो तुम्हारा ग्रुप की पत्नी और उसके रिश्तेदारों के पास आता। और सभी टेलीफोन साल 2008 ए गया, मतलब कि करीब 24 साल बीत गए। तब जाकर केरल क्राइम ब्रांच की नजर एक नंबर पर पड़ी। क्राइम ब्रांच को पता चला कि उसे नंबर से कई कैसे सुकुमार रूप के घर और उसके रिश्तेदारों को किया गए थे। जब आगे इसकी तफ्तीश की गई तो पता चला कि ये नंबर सऊदी अरब का है। इसके बाद क्राइम ब्रांच अब खास तौर पर इस नंबर को फॉलो करना शुरू करती है और अगले कई हफ्तों तक उसी पर नजर रखने के बाद पुलिस को 90% यह यकीन हो जाता है कि सऊदी से कोर्स करने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि सुकुमारक रूप ही है। इसीलिए पुलिस अपनी एक इन्वेस्टिगेशन टीम सऊदी अरब भेजना का फैसला करती है, मगर गलती से यह खबर मीडिया में ए जाती है। और जैसे ही खबर मीडिया में आई कि केरल क्राइम ब्रांच अपनी एक टीम सऊदी भेजने वाली है, वह साड़ी कल साड़ी बैंड हो जाती है और वो नंबर भी आउट ऑफ नेटवर्क चला जाता है। मगर जो कुछ भी हुआ उससे बहुत हद तक यह जरूर साबित हो गया। किशोर कुमार, इसके अलावा इस घटना के करीब 2 साल बाद एक और ऐसी चीज हुई जो कि यह साबित करने के लिए काफी था, किसी कुमारक रूप अभी मारा नहीं है। दरअसल हुआ है कि 12 नवंबर 2010 को सुकुमार रूप के बेटे की शादी हनी थी, मगर जी चीज ने पुलिस का ध्यान खींच वो था उसे शादी के इनविटेशन कार्ड पर छाप उसके पिता का नाम उसे कार्ड पर धुले, यानी उसके बेटे के नाम के नीचे साफ साफ अक्षरों में लिखा था, सन ऑफ श्री सुकुमारक रूप। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी अलग बात है, ये तो हर शादी के कार्ड पर छाप होता है। पर यहाँ सवाल ये था कि अगर वह दुनिया वालों के लिए मां चुका है तो उसके नाम के आगे लेट ये स्वर्गीय क्यों नहीं लगाया गया? इसका मतलब साफ था, किसी को मर्ख रूप जिंदा है और हो ना हो वही शादी में भी जरूर आएगा। इसीलिए केरल क्राइम ब्रांच ने शादी से 1 हफ्ते पहले से लेकर शादी वाले दिन तक वहां आने जाने वाले हर एक शख्स पर नजर रखी और उन्हें पूरा यकीन था कि सुकुमारक रूपी शादी में जरूर आएगा, क्योंकि कोई भी आप चाहे कहानी भी हो वो अपने बेटे को आशीर्वाद देने जरूर आता है। मगर दोस्त की केरल क्राइम ब्रांच के यहाँ कुछ नहीं लगा और इस बार भी वह खाली हाथ ही लौटी। तो कल मिलकर इस कहानी का निचोड़ ये है कि एक लालच ने एक साथ कई परिवार को तबाह कर दिया। उसे वक्त 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसने बाद में जी बच्चे को जन्म दिया, उसके ऊपर से हमेशा के लिए आपका सैया उठ गया। हालांकि साल 2018 में चाकू की पत्नी क्षमता ने सुकुमारक रूप और इस कैसे से जुड़े बाकी के सभी लोगों को माफ कर दिया था, पर जो चाकू का बेटा जितिन है, जो कि अब बड़ा हो चुका है, उसका आज भी यही कहना है कि जब तक सुकुमार ग्रुप पड़ा नहीं जाता तब तक उसके पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ इस कैसे से जुड़े बाकी के लोग भी गुमनामी में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ड्राइवर को ओपन जो है वह तो अपनी सजा पूरी करने के 1 साल बाद ही मां गया नहीं, इसलिए वह और उसके 2 बच्चे भी उसके बाद बड़ी मुश्किल से जिंदगी काट रहे हैं। वहीं साहू अपने गांव चकाड़ों में मछली बेचकर गुजर करता है और जी घर को बनाने के लिए सुकुमार रूप ने यह सब किया। वो घर आज भी अधूरा वैसे ही खड़ा है। आज 2023 में इस घटना को करीब 39 साल से ज्यादा हो चुके हैं, मगर आज भी सुकुमार रूप पुलिस की जर्फ से फरार है। मवेलिकारा की अदालत ने सुकुमार रूप के खिलाफ आखिरी बार 2 दिसंबर 2016 को अरेस्ट वारंट जारी किया था और पुलिस उसे वारंट के साथ आज भी उसकी तलाश कर रही है। पुलिस के पास आज भी उसकी पहचान के लिए उसके बालों का सैंपल मौजूद है और वो जब भी मिलेगा उसे उसके गुनाहों की सजा दी जाएगी। हालांकि आज 2023 में अगर वो जिंदा होगा
तो उसकी उम्र लगभग 77 से 78 साल की होगी और वो केरल और भारत के इतिहास का सबसे लंबा भगवा मुजरिम नहीं होता। बाद में उसके ऊपर कुछ फिल्में भी बने। जिम से एक फिल्म जिसका नाम NH-47 था, वो इस साल यानी 1984 में ही रिलीज हुई थी और उसका नाम इस हाईवे के नाम पर रखा गया था जहां से चाकू को उठाया गया। और अभी 2021 में भी ग्रुप नाम से एक फिल्म आई थी जिसमें साउथ की जाने माने एक्टर दुलकर सलमान ने सुकुमारक रूप का किरदार निभाया था। तो यह थी पूरी कहानी भारत के सबसे लंबे भेज हुए मुजरिम सुकुमारक रूप की। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी जानकारी जरूर पसंद आई होगी।